नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक से। ये व्याख्यान एमए हिंदी प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंतर्गत इस व्याख्यान में हम आदिकाल के नामकरण के विषय में चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान को सुनने के उपरांत विद्यार्थी आदिकाल के विषय में जान सकेंगे। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने क्या नाम दिए हैं, इस विषय में जान सकेंगे तथा आदिकाल का समुचित नामकरण किस प्रकार किया गया है, यह भी जान सकेंगे। वस्तुतः न केवल हिंदी साहित्य वर्ण संसार की किसी भी भाषा के साहित्य के आरंभिक काल का नामकरण करना और उसकी सीमा निर्धारित करना एक विवादास्पद प्रश्न रहा है, क्योंकि इसके लिए यह एक जटिल समस्या होती है कि उस साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ, तो उस काल को हम कब से प्रारंभ माने तथा उसका नामकरण हेतु उसकी कौन सी प्रवृत्ति को हम प्रमुखता दें। क्योंकि किसी भी साहित्य के आरंभिक काल में प्राप्त रचनाओं की पारमाणिकता के विषय में संदेह होता है। उनमें वर्णित तथ्यों इत्यादि का इतिहास से मेल करवाना होता है और तथा अन्य अनेक प्रकार की पारमाणिकता संबंधी समस्याएं भी आती हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में भी ये बात उतनी ही सही एवं सटीक बैठती है। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा का प्रारंभ मुख्य रूप से हम गारसा दत्तासी से मानते हैं। इसके पश्चात शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि अनेक विद्वानों ने किसी न किसी रूप में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में अपना योगदान दिया है। आदिकाल के नामकरण के विषय में भी लगभग सभी विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं तथा अपने दृष्टिकोण के अनुसार इस काल को नाम दिए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य के इस आरंभिक काल को चारण काल कहना ठीक माना है। इसकी सीमा उन्होंने संवत 700 से 1300 ईस्वी तक निर्धारित की है, परंतु ये चारण काल नाम अनेक दोषों से युक्त है। यह नाम मान्य नहीं हो सका। उल्लेखनीय है कि बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी इस काल को चारण काल एवं संधि काल के नाम से अभिहित किया था, परंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में स्वयं स्वीकार किया कि इस काल का कोई भी कवि चारण कवि नहीं है। तो इस प्रकार ये चारण काल इस काल के लिए चारण काल नाम सही सिद्ध नहीं हो सका। मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इस काल को आरंभिक काल कहा है तथा इसे उन्होंने पूर्वारंभिक काल तथा उत्तरारंभिक काल 2 खंडों में विभाजित किया है। इनके नामकरण का दोष यह है कि उसमें साहित्य की प्रवृत्तियों की ओर कोई संकेत नहीं मिलता, केवल ये एक कालक्रम अनुसार दिया गया नाम प्रतीत होता है। यूँ तो मिश्र बंधुओं ने इस आरंभिक काल में प्रारंभिक हिंदी, चंद्रप्रदायी से पूर्व की हिंदी या रासोकालीन हिंदी, इसके अतिरिक्त उत्तर आरंभिक हिंदी आदि अध्यायों का समावेश भी किया है, परंतु ये अध्याय उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश नहीं डाल पाते। इसलिए आदिकाल को आरंभिक काल या प्रारंभिक काल कहना असंगत ही प्रतीत होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। उन्होंने इस काल के साहित्य को 2 वर्गों में 2 कोटियों में विभाजित किया, अपभ्रंश साहित्य और देश भाषा साहित्य। आचार्य शुक्ल का मानना है कि बौद्ध सिद्ध और योगी ये जो नाथ मुनि थे, उनकी रचनाएं हैं, उनमें जीवन का स्वाभाविक जो क्रियाकलाप हैं, स्वाभाविक अनुभूतियां हैं, स्वाभाविक सरणियां हैं या दशाएं हैं, उनका उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए वे केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः वे शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। कुछ फुटकर रचनाएं हैं, उनसे कोई विशेष प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती। तो इस प्रकार उन्होंने अपने मत में उस समय की साहित्यिक रचनाओं में से केवल
खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली, बिसलदेव रासो, इनको छोड़कर सभी रचनाओं को कहा कि ये वीर गाथात्मक हैं। तो इसलिए उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। वस्तुतः शुक्ल जी ने 12 रचनाओं के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल कहा है। ये रचनाएं हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंग चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। लेकिन जब हम इन सभी रचनाओं पर विस्तृत रूप से इन पर हम दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से अधिकतर रचनाएं अपारमाणिक हैं और कुछ रचनाएं केवल सूचना मात्र हैं और कुछ रचनाएं बहुत बाद की लिखी हुई हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी तक की रचनाएं भी इसमें सम्मिलित हो गई हैं। उदाहरण के लिए खुमान रासो, शुक्ल जी ने उसे पुरानी रचना माना है, लेकिन मोतीलाल मेनारिया जैसे विद्वानों ने कहा है कि ये रचना तो 17वीं 18वीं शताब्दी की है। इसी प्रकार बिसलदेव रासो भी संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर भी संदेह है। जगनीक द्वारा रचित परमाल रासो व प्रचलित गीतों के रूप में है, इसलिए इसे भी एक हम केवल सूचना मात्र, नोटिस मात्र कह सकते हैं। हमीर रासो तथा भटकेदार द्वारा रचित जयचंद्र प्रकाश तथा जयमंग चंद्रिका आदि रचनाएं भी सूचना मात्र है। इनसे कोई सी विशेष प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि जिन ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल कहा था, वे रचनाएं सूचना मात्र हैं या प्रामाणिक नहीं हैं या बहुत बाद की लिखी हुई हैं। दूसरे शुक्ल जी ने धार्मिक साहित्य कहकर उपदेश प्रदान साहित्य था जो सिद्धनाथ और योगियों का नाथ, जैन मुनियों का, उसे साहित्य की परिधि से बाहर निकाल दिया। लेकिन इस दृष्टि से ये उनका जो आचार्य शुक्ल जी की दृष्टि थी ये उचित हमें प्रतीत नहीं होती। यदि हम ऐसा मान लें कि कोई रचना धार्मिक होने से साहित्यिक कोटि में नहीं आती तो इसका अर्थ तो ये होगा कि हम तुलसी के मानस और जायसी के पद्मावत जैसी रचनाओं को भी साहित्य की कोटि से बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार भविष्यत कहा आदिकाल की एक महत्वपूर्ण रचना है, बड़ा सुंदर काव्य है, तो उसमें भी धार्मिकता का पुट है, तो उसे भी हम साहित्य नहीं मान सकेंगे। तो इस प्रकार ये नहीं कहा जा सकता है कि धार्मिक होने से कोई पुस्तक साहित्य की परिधि से बाहर निकल जाती है। शुक्ल जी के विषय में इतना जरूर है कि उन्होंने उस समय तक जो भी सामग्री उपलब्ध थी उसी के आधार पर अपना ये नामकरण किया था। उसके बाद अधुनातन अनेक प्रकार की खोजें हुई हैं, शोध हुए हैं, उनसे प्रवृत्ति या और भी कुछ आदिकाल की उभर कर आई हैं। तो आदिकाल के नामकरण में इन प्रवृत्तियों या इन शोधों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मोतीलाल मेनारिया कहते हैं कि जिन रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नामकरण किया था आचार्य शुक्ल जी ने, वे किसी विशेष प्रवृत्ति को स्पर्श नहीं करती। उनमें से बहुत ही कम रचनाओं में वीरता विषयक उनकी प्रवृत्ति है, बल्कि ये कहा जाए कि चाण भाट आदि वर्ग विशेष की मनोवृत्ति ही उनसे स्पष्ट होती है। तो केवल इन रचनाओं के आधार पर किसी काल को वीर गाथा काल कहना उचित नहीं है। यदि ऐसा कहा जाए तो राजस्थान में भी चाण और भाट कवि आज भी हैं, तो इसका मतलब राजस्थान में आज भी वीर गाथा काल है, क्योंकि ये लोग आज भी वहाँ उत्साह से काम कर रहे हैं। तो इसलिए आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया ये नाम मान्य नहीं हो सका। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस काल को अपभ्रंश काल कहा, परंतु ये नाम भी एक भ्रामक नाम ही है। इससे श्रोता या पाठक का ध्यान साहित्य की किसी विशेष प्रवृत्ति की ओर नहीं जाकर केवल इस तरफ जाता है कि ये कहीं अपभ्रंश का ही साहित्य है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी अपभ्रंश और हिंदी अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए क्योंकि आज चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी को अपभ्रंश ही माना था, जबकि उनकी ये मान्यता उचित नहीं है। इसलिए इस काल को अपभ्रंश काल कहना भी ठीक नहीं है। इसके पश्चात जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चाण काल और साथ साथ संधि काल भी कहा था। उनकी सम्मति में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है
और अपभ्रंश एक पृथक भाषा के रूप में विकसित होने से पूर्व हिंदी भाषा एक ऐसी स्थिति में भी रही होगी कि जिससे वह अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त न हो सकी होगी। इसलिए अपभ्रंश और हिंदी भाषा के आरंभ की स्थिति इस काल में थी, तो इसे हम संधि काल कह सकते हैं। जबकि चारणकाल है वह उस समय के दरबारी कवियों की प्रवृत्तियों के लिए चारणकाल इसे कहा जा सकता है। लेकिन फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आगे अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक ग्रंथ में स्वयं ये स्वीकार किया कि उस काल का कोई भी कवि चारण कवि नहीं था, तो इसलिए इस काल को चारण काल या संधि काल कहना भी उचित नहीं है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस काल का नाम सिद्ध सामंत युग कहा है। वे कहते हैं कि ये काल, ये जो नामकरण है सिद्ध सामंत युग, ये काफ़ी दूर तक उस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट कर देता है। इस काल में सिद्धों द्वारा लिखा गया धार्मिक साहित्य प्रधान है, तो इसलिए इसका नाम सिद्ध शब्द इसमें जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार सामंत शब्द में जो सामंत है उस समय की राजनीतिक स्थिति और दरबारी जो साहित्य है उसका बोध करा देता है। लेकिन इस नामकरण की सीमा यह है कि इसमें सभी प्रकार की धार्मिक, सांप्रदायिक और लौकिक रचनाएं समाहित नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त राहुल सांकृत्यायन अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को एक ही मानते हैं और इसी काल की जो रचनाएं हैं उन्हें मराठी, उड़िया, बंगला आदि भाषाओं की सम्मिलित निधि स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हम इस नामकरण को भी सिद्ध सामंत युग, ये जो नामकरण सांकृत्यायन जी ने दिया है, उसे भी हम उपयुक्त नहीं मान सकते। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को बीजोपन काल कहा है। उन्होंने तत्कालीन साहित्य को देखकर कहा है कि ये नाम युक्ति संगत है मेरे विचार से, लेकिन बाद में अगर हम इस पर विचार करें, अन्य विद्वानों ने जब विचार किया, तो ये नाम सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये कोई बीजोपन का समय नहीं है। बीजोपन का अर्थ है बीज का बोना, बीज का अंकुरित होना, लेकिन जो हिंदी साहित्य का बीज है वह इससे बहुत पहले से ही बोया जा चुका था, या उसका हिंदी साहित्य उससे पहले से ही विद्यमान था, बेशक वो पाली प्राकृत या भ्रंश के रूप में था। इस बीजोपन काल नाम को भी उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें इस काल में पूर्ववर्ती सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है, और उसके साथ साथ इसमें नई प्रवृत्तियों का भी जन्म हुआ है, तो बीजोपन काल इसे कहना ठीक नहीं है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नाम आदिकाल सुझाया है। उन्होंने आदिकाल नाम की जो सीमा है या जो इसमें कमी है उसका भी स्वयं ही उल्लेख कर दिया। वे कहते हैं कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में ये भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम भावापन, परंपरा विनिर्मुक्त, काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। ये बात ठीक नहीं है। ये काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग सचेत कवियों का काल है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो प्रश्न बड़ा उलझा हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ये एक लंबा चौड़ा अपनी ये एक स्पष्टीकरण यानी इस नाम के सीमाओं को स्पष्ट करते हुए यही कहते हैं कि यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो ये नाम बुरा नहीं है। बुरा नहीं कहने का अर्थ ये है कि आदिकाल नाम भी इस काल के लिए कोई अधिक अच्छा नामकरण नहीं है। वस्तुतः जब तक हिंदी साहित्य की पूर्व सीमा निर्धारित नहीं की जाती और जब तक उपलब्ध साहित्य जो इस काल का साहित्य में प्राप्त होता है उसकी पारमाणिकता और अपारमाणिकता पर एक समाधान उसका नहीं हो जाता, तब तक किसी निश्चित और उचित बिल्कुल सटीक नामकरण इस काल का करना लगभग असंभव है। हम इस विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि किसी निश्चित मत या निश्चित उचित नाम के अभाव में इस काल को आदिकाल ही कहना अधिक संगत प्रतीत होता है और विद्वानों में यही नाम सबसे अधिक प्रचलित रहा है। नामकरण के इस प्रश्न को, इस विषय को आप अधिक स्पष्ट करने के लिए अन्य पुस्तकें भी इस विषय में पढ़ सकते हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। इनमें से आचार्य रामनाथ शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आदिकाल है। इस व्याख्यान में हम इतना ही रखते हैं। नमस्कार।